अभी उसके पीरियड शुरू हुए 1 महीना ही हुआ था, लेकिन उस बच्ची की शादी मुझसे कर दी। जब मैं शादी की रात उसके करीब गया और उसके होंठों पर उंगली फेरी तो यकदम तैयार हो गई और मेरे साथ लगातार। मेरा नाम अवैस है, मैं एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी मर्जी के खिलाफ पूरे घर वालों ने मिलकर मेरी शादी करवाई थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि मैं किसी और को पसंद करता था। मैं अभी शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि मधिया की उम्र बहुत ही कम थी। मेरे घर वालों ने उस लड़की की उम्र तक ना देखी। इतनी कम उम्र लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते थे। मैं इतनी कम उम्र लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने मेरी एक ना सुनी। मधिया जो कि मेरी भाभी की ही बहन थी, तो मेरी भाभी की बहन मधिया से मेरी शादी कर दी गई। अब इस वक्त कमरे में मधिया दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। मैं सलाम करके अंदर दाखिल हो गया। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। मैं पहले शादी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको देखने के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरे जज्बात पर काबू पाना अब मुश्किल लग रहा था। मैंने जैसे ही करीब जाकर उसके नरम मुलायम गुलाबी होंठों पर अपनी उंगली फेरनी शुरू की तो मेरी उंगलियां उसके होंठों पर लगते ही उसके होंठ कांपने लगे थे। तो उसने झटके से मेरा हाथ पीछे किया और मुझसे कहने लगी, ये क्या बेशर्मी है, हाथ नीचे करो अपना। तो मैंने भी झटके से बोला, क्यों करूं मैं अपना हाथ पीछे, अब बीवी बन चुकी हो मेरी, और वैसे भी शौक था तुम्हें मुझसे शादी करने का। और स्टेज पर मुस्कुरा मुस्कुरा कर बैठी हुई थी। अब तुम्हें भी तो पता चले कि शादी के बाद शौहर अपनी बीवी के साथ क्या करता है। आज तो मैं तुम्हारी चीखें निकलवा कर रख दूंगा। होश तो तुम्हारे जब उड़ेंगे जब मैं तुम्हारे बेहद करीब आकर ये सब कुछ मैं उसी से कह रहा था कि ये मेरी बातें सुनकर वो बहुत घबरा गई थी और कहने लगी, देखो मैं ऐसी बेहुदा बातें सुनना पसंद नहीं करती। मुझे ऐसी बेशर्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम मेरे करीब आने की भी कोशिश मत करना। ये कहकर वो बेड पर खड़ी हो गई और बहुत घबरा रही थी। मैं भी उसके साथ खड़ा हो गया। मैंने भी कह दिया, मधिया मिस, इस बेशर्मी के लिए तुम अच्छे से तैयार रहना। तुम्हें तो पता होगा कि शादी की रात क्या क्या होता है। तो मधिया कहने लगी, मुझे भी तुम दूध पीती बच्ची ना समझना। मुझे भी पता है कि शादी की रात शोहर क्या क्या करता है। ये सुनकर मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। मैंने उससे पूछा, शोहर क्या करता है दुल्हन के साथ, जरा मुझे भी तो बताओ। जिस कदर वो भोली थी, मुझे नहीं लगता था कि उसे शादी की रात के बारे में कुछ भी पता होगा। कहने लगी कि शादी की रात को शोहर अपनी बीवी को मुंह दिखाई का तोहफा देता है। मैंने कहा, उसके बाद क्या होता है। तो कहने लगी कि फिर शोहर एक लंबा लेक्चर सुनाता है कि उसके अम्मी अबू का ख्याल रखना, उनकी खिदमतें करना और उनका हर हुक्म मानना वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा, अरे वाह, तुम्हें तो इतना बड़ा लेक्चर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे तुम्हें तो सब पता है, कम उम्री में ही तुम बहुत समझदार हो। हाँ, समझदार तो मैं हूँ ही, और मुझे ये भी पता है कि अपने सास ससुर को अपने काबू में कैसे करना है। ये सुनकर तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और हैरान भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। मैंने फिर सर झटका और कहने लगा, अच्छा चलो, ये तो तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है। तो वो कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है, बस इतना ही मैंने ड्रामों में देखा हुआ है। उसकी बात सुनकर मैं बेसाख्ता उसको घूर रहा था। फिर मैं उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसे कहने लगा कि असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद शुरू होता है। और मेरा हाथ अपने पूरे वजूद पर महसूस करके कुछ घबरा रही थी। वो मेरी बातें सुन के हिचकिचाने लगी थी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम कपड़े तब्दील तो करो मेरी छोटी सी जान, फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने उसके गाल पर छोटी सी चुटकी काट कर कहा था। वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। फिर मैंने उसे अलमारी से एक नाइटी उठा कर दी और कहा, ये पहन कर आओ। और वो नाइटी लेकर वॉशरूम चली गई। मुंह हाथ धोया तो मेकअप धुल चुका था और उस वक्त जालीदार नाइटी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका पूरा वजूद उस नाइटी में अया हो रहा था। फिर वो अपने खुले बालों की चुटियां बनाने लगी थी। तो मैंने उससे कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बालों को खुला ही छोड़ो, ये खुले बाल ही अच्छे लग रहे हैं। फिर उसका बाजू थोड़ा सख्ती से पकड़ा और उसे बेड पर ले गया। उस वक्त कमरे में गुप अंधेरा था। मैंने कहा, हाँ अब तुम तैयार रहना क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। वो तो मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई थी और कहने लगी, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी से इतना क्यों डर रही हो। मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं है और तुम अभी से इतना डर रही हो। जब तुम्हारे साथ सब कुछ करूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तब तो तुम्हारी पूरी चीखें निकलेंगी। शादी ब्याह कोई खेल थोड़ी है, बड़ा कुछ सहना पड़ता है एक लड़की को। मैं उसे डराना चाहता था बजाय उसे इत्मीनान देने के। मैं उसे शादी के रिश्ते से खौफजदा करना चाहता था ताकि मदिहा नामी ये लड़की घर ही ना बसा सके और मैं अपने घर वालों पे ये साबित कर सकूं
कि एक ही घर से दो बहनें लाना उनका गलत फैसला था। वो बेहद नर्वस थी, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो कहने लगी, नहीं, मुझे लाइट बंद नहीं करनी, मैं लाइट जला के ही सोऊंगी। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा, ऐसे कैसे मधिया, यूं तो नहीं होगा ना। जानी, लाइट तो बंद करनी पड़ेगी। आखिर तुम्हें लाइट बंद करने के पीछे की कहानी भी तो पता चलनी चाहिए कि क्या होती है। शादी का बहुत शौक था तुम्हें, अच्छे कपड़े, जेवरात, मुंह दिखाई, महंगे तोहफे, ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल हकीकत कुछ और होती है, और वो मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैंने लैंप ऑफ किया और बड़ी जोर से उसकी कलाई पकड़ी, उसे अपने करीब किया। जैसे ही उसे अपने सीने से लगाया, उसे सीने के साथ जोर से फेंका, वो चला उठी। जैसे ही उसे अपने सीने से लगाया, उसे सीने के साथ जोर से भींचा, वो चला उठी, फौरन से मुझसे पीछे हट गई और लैंप भी ऑन कर दिया। कहने लगी, मुझे आप ही के पास जाना है। वो बेहद घबरा चुकी थी, अब तो आंसू बहाने लगी थी। मेरा मकसद भी पूरा हो गया था, मैं उसे डराना ही चाहता था। मैंने कहा, चलो चलो, नखरे मत दिखाओ, लेटो यहाँ, वरना मैं सख्ती करूंगा। अभी मैं प्यार से सब कुछ कह रहा था। हालांकि मैंने उसे बड़ी सख्ती से खींचा था। वो फौरन से खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई। उसने दरवाजा बुरी तरह से खटखटाया। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि बहुत शौक था मेरी भाभी को शादी का, उनकी खुदगर्जी का। उन्हें मुंह तोड़ जवाब अब मिलेगा। भाभी के साथ साथ मेरे अम्मा अब्बा के कमरे का भी दरवाजा खुला। मैं भी कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो साथ लगी रोई जा रही थी। कहने लगी, आप ही मुझे आपके साथ सोना है। मधिया के रोने से वो परेशान हो गई थी। कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें? मधिया कहने लगी, मैं अवैस के कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे आपके साथ सोना है। भाभी उससे वजह पूछने लगी, लेकिन वो क्या वजह बताती। उसने बताया, कुछ नहीं। मदिया तो भाभी के कमरे में चली गई और बेड पे जाके बैठ गई। मेरी वालदा कहने लगी, अवैस, इसे क्या हुआ? शादी के वक्त तो बहुत खुश थी। मैंने कहा, बहुत शौक था आपको छोटी लड़की से शादी कराने का। देख ले इसका बचपन, हाथ पकड़ा नहीं, वावेला मचा दिया। संभाले आ खुद इसे। ये कह के मैं अपने कमरे में आके बेड पे लेट गया और सुकून की गहरी सांस ली। इससे पहले कि मैं सोता, मेरे भाई ने बड़े गुस्से से जोर से तकिया बेड पे फेंका और बैठ गया। मैंने पलट के उनकी तरफ देखा। कहने लगे, हाथ हल्का नहीं रख सकते थे बीवी पे? मैंने कहा, मैंने बस हाथ पकड़ा था भाई, अब क्या हाथ भी ना पकड़ता? मुझे क्या पता था वो तमाशा खड़ा कर देगी। वो कहने लगे, मेरी रात काली होगी तुम्हारी वजह से। मैंने कहा, मैंने क्या किया है, मेरी गलती क्या है? अरे जब 17 साल की लड़की को दुल्हन बना के कमरे में भेजेंगे तो ये सब कुछ तो होगा ना। वो तो शादी बस इसलिए कर रही थी कि मुंह दिखाई में महंगे तोहफे मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। उसे थोड़ा बहुत भी नहीं मालूम कि शादी की रात क्या होता है। रात आपकी नहीं, मेरी भी काली हुई है, इसलिए चुपचाप सो जाए। ये कह के मैं सो गया। भाई को तो शायद नींद नहीं आ रही थी, करवटों पर करवटें बदले जा रहा था। मैंने कहा, भाई सुकून से सो जाओ, मुझे भी सोने दो। कहने लगा, तुझे नींद आ रही है बुद्धू, बीवी को कुछ वक्त ही दे देता, मेरी रात तो काली ना होती। मैंने दिल में कहा, आपकी बेरुखी का यही जवाब होना चाहिए। मैं रोता रहा, कहता रहा, भाई मेरे लिए कुछ ना कुछ करो, लेकिन नहीं। अब मजा आ रहा है ना, जब बीवी के बगैर शादी की रात गुजारनी पड़ेगी। बहुत अच्छा हुआ, ये तो शुरुआत है। देखना उस नादान लड़की को मैं कितना डराता हूँ। रोज आके आपके कमरे में सोएगी और आप यहाँ मेरे कमरे में। मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि अपने माँ बाप की इस बात को झुटला के रखूंगा कि एक घर से दो बहनें लानी ही नहीं चाहिए, और अगले 7 नस्लों तक कोई भी ये गलती नहीं करेगा। अगली सुबह भाभी और मधिया दोनों ही कमरे से एक साथ बाहर आई। अम्मी नाश्ता बना के रख चुकी थी। मेरे भाई का मूड बड़ा खराब था, बार बार भाभी को देख रहे थे। वो नजरें चुरा रही थी, जैसे कह रही हो कि मेरा क्या कसूर है। मधिया जब भी मुझे देखती तो मैं ये सब बोलने लगता। वो फौरन से घबरा के नीचे नजरें कर लेती। मैं चाहता था कि उसके दिल में अपना खौफ बरकरार रखूं, ताकि वो मेरे करीब और कमरे में आने की कोशिश ही ना करे। मैं तो अपने दिल में बड़ा मुतमईन था कि अब ये लड़की मेरे कमरे में नहीं आने वाली। पूरा दिन वो भाभी के कमरे में ही रही और भाई पूरा दिन लॉन में चक्कर काटता रहा कि 2 घड़ी उनको भी भाभी का साथ नसीब हो जाए। लेकिन मैं बड़ा खुश था, बड़े मजे से अपने कमरे में रहा। फिर दिल किया तो दोस्तों में चला गया। शाम को वलीमे की दावत दी, वलीमा भी हो गया, लेकिन आज भाई गुस्से में बैठे थे। उन्हें देखकर मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। मधिया मेरे पास बैठी थी। मैंने उसका बाजू पकड़ा और जोर से दबा दिया और उसके कान के करीब जाके कहा, बच्चू, कल तो बच गई थी, आज क्या करोगी? कब तक बचोगी मुझसे? आना तो अब तुम्हें मेरे ही कमरे में है, और आज तो तुम वैसे बड़ी प्यारी लग रही हो। आज तो मैं वाकई तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। वो बिल्कुल चुपचाप गुमसुम बैठी हुई थी। कल
کل والی باتیں ساری اس کی ایک رات میں ختم ہو چکی تھی۔ وہ بار بار میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ولیمہ بھی اپنے اختتام پر پہنچ گیا۔ بھائی نے بھابھی کو صاف کہہ دیا کیا چاہے تمہارے کمرے کا دروازہ کوئی پیٹے یا توڑ دے، تم دروازہ نہیں کھولو گی۔ اس لیے مدیحہ کو سمجھا رہی تھی کہ اس طرح سے نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی آپی کے دونوں ہاتھ پکڑے لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں جانا اس کے کمرے میں، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بھائی سے سمجھانے لگے کہ ایسے کچھ نہیں ہوتا، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ وہ کہنے لگی آپ کو نہیں پتا نا، مجھے پتا ہے، میں نہیں چاہوں گی، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، مجھے آپ ابا کے گھر بھجوا دیں، میں وہاں رہ لوں گی۔ دیکھو یہ سب اب تو نہیں ہو سکتا، اس وقت تمہیں اعتراض نہیں تھا، تم نے کہا تھا ٹھیک ہے تمہیں شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ہوتی ہے شادی، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جاؤں گی اویس کے کمرے میں۔ بھائی اپنے کمرے کے دروازے کے پاس ہاتھ باندھے کھڑے بھابھی کو گھورے جا رہے تھے اور وہ بار بار نظریں چرا کر مدیحہ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اسے سمجھا رہی تھی اس کے اویس تمہیں کچھ نہیں کہے گا، کچھ تو عقل مندی کا مظاہرہ دکھاؤ، کیا بچپنا ہے مدیحہ، دیکھو اس طرح نہیں کرتے۔ لیکن وہ رونے لگی، کہنے لگی نہیں نا آپی، مجھے گھر بھجوا دے، میں اپنے کمرے میں ہی ٹھیک تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن اندر سے ہی سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے بھابھی نے اسے سمجھا بجھا کر اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن وہ کمرے میں نہیں آ رہی تھی، باہر صوفے پر بیٹھی اپنی انگلیاں مڑوڑے جا رہی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ جیسے کمرے میں آئے گی تو اس کی جان نکل جائے گی۔ یہ دیکھ کے میں بڑا مطمئن تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا وہ اس قدر خوف زدہ ہو جائے گی۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آئی، مجھ سے بات کیے بغیر اس نے الماری کھولی، اس نے کمرے کا دروازہ تک بند نہیں کیا، الماری میں سے اپنا ایک لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو بالکل سادگی میں تھی، پھر آہستہ سے اپنا تکیہ لیا اور باہر جانے لگی۔ میں نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں باہر لاؤنج میں سوں گی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا۔ میں نے کہا مرضی ہے، اچھا یہ لائٹ بند کر دو اور دروازہ بند کر کے جانا۔ ٹھیک ہے۔ وہ فوراً سنبھل گئی، یہاں تک کہ تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی، زیادہ تر وقت اس کا بھابھی کے ساتھ گزرتا تھا یا پھر میری امی کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ بیٹھی رہتی، گپے مارتی رہتی، ہنستی رہتی، لیکن جیسے ہی میں آتا مجھے دیکھے اسے جیسے سانپ سونگھ جاتا۔ بھابھی نے تو کچن سنبھال لیا تھا لیکن وہ مہارانی کچن کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، بس اس کا ایک ہی کام تھا میری اماں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا، ہنسنا، لطیفے سنانا۔ ابا بھی اس کی کمپنی میں بڑے خوش رہتے تھے۔ جب سب سو جاتے وہ لاؤنج کے صوفے پر آرام سے سو جاتی اور پھر صبح سب کے اٹھنے سے پہلے بس کمرے میں آ کے تکیہ پھینک دیتی، لیکن کمرے کے اندر نہیں آتی تھی۔ 15 دن گزر گئے تھے۔ ابا نے کہا کہ سب سے پہلے ہنی مون پر بھائی اور بھابھی جائیں گے، جب وہ واپس آئیں گے پھر اویس اور مدیحہ کو بھجوا دیں گے۔ بھائی اور بھابھی تو بہت خوش تھے لیکن مدیحہ بڑی اداس ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ اکیلی کیوں جا رہی ہیں؟ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی گھوم کر آ جاؤں گی، مجھے اویس کے ساتھ نہیں جانا۔ بھابھی اسے سمجھاتے ہوئے جا چکی تھی۔ اب یہ ہوا تھا کہ وہ بھائی کے کمرے میں جا کے سو جاتی تھی، لیکن مجھے کچھ ہونے لگا۔ ظاہر ہے میری بیوی تھی، شروع میں تو ابا اور بھائی کی وجہ سے میں نے یہ سب کر دیا تھا، لیکن اب دل چاہتا تھا وہ کمرے میں آئے، مجھ سے باتیں کرے۔ کچھ جذبات ہے جب تنگ کرنے لگے تھے، لیکن جس قدر میں اسے خوف زدہ کر چکا تھا وہ تو مجھے دیکھتے ہی خوف کھانے لگتی تھی۔ ایک بار مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا کہ مجھے مدیحہ سے اپنے رویے کی معافی مانگ لینی چاہیے اور اسے اپنے کمرے میں لانا چاہیے، اسے وہ پیار اور وہ سب کچھ دینا چاہیے جس کی وہ حقدار ہے، اور میں بھی کب تک اس سے دور رہ سکتا تھا۔ آخر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ پھر میں اپنے کمرے سے باہر آیا، میں نے بھائی کے کمرے کا لوک گھمایا تو میں نے ہلکی سی دستک دی، لیکن اندر بالکل خاموشی تھی۔ میں نے پھر ہلکی سی دستک دی، جب میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی تو وہ بے خبر بیڈ پہ سوئی ہوئی تھی، اس کے بالوں کی لٹیں ہوا سے اس کے چہرے پہ بکھری ہوئی تھی، اس کے حسن کو اور بھی زیادہ دوبالا کر رہی تھی۔ شاید میری ہی نظر بدلنے لگی تھی۔ بس میں نے سوچا بہت ہو چکا، میرا غصہ تو کب کا ختم ہو چکا تھا، میں بھی چاہتا تھا میری زندگی نارمل لائف کی طرف آ جائے۔ بھائی کو ابھی 5 دن ہوئے تھے اور مزید 5 دن بعد ان کی واپسی تھی، پھر مجھے مدیحہ کے ساتھ جانا تھا۔ میں چاہتا تھا اس سے پہلے میں مدیحہ کے ساتھ دوستی کر لوں۔ میں نے دھیرے سے مدیحہ کو آواز دی لیکن وہ بڑی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی اتنی
बड़ी नहीं थी कि मैं उससे अंदर जा सकता, इसलिए मैंने शीशे को खटखटाया। ये भी डर था कि कहीं मेरी आवाज़ अम्मा अब्बा के कमरे में ना चली जाए। बामुश्किल ही उसने अपनी खुमार आलूदा आंखें खोली, मुझे खिड़की के पास देके वो मुझसे कहने लगी, क्या है? मैंने कहा, ये क्या तमाशा बना लिया तुमने, चलो अपने कमरे में आओ। लेकिन ये सुनकर वो फिर से घबराने लगी। वो मुझसे कहने लगी, मुझे नहीं आना, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैंने कहा, मदिया, अच्छा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कोई भी हरकत नहीं करूँगा, बस तुम मेरे साथ कमरे में आओ। लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाने लगी और कहने लगी, नहीं, मैं अपने कमरे में आके अपना जी जलाने लगा कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी तो मैंने खुद मारी है। अब वो कमरे में खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद करके सोती थी। अलबत्ता खानों से मेज़ में मेरे पास बैठ के खाना पड़ता था। माँ बाप सामने बैठे होते थे। जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठती, मैं उसकी बराबर वाली कुर्सी पे बैठ जाता, वरना जब तक भाभी थी तो वो उनके साथ बैठती थी। मैंने उससे कहा कि मेरे प्लेट में सालन डाल दो। उसने सालन मेरे प्लेट में डाल दिया। मैंने अपना पैर उसके पैर के ऊपर रख दिया। वो बुरी तरह से चीखी कि सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने भी उस पर एक नजर डाली। वो मेरे पाँव के नीचे से अपना पाँव हटाने की कोशिश करी थी, लेकिन मैंने भी पैर को गुस्से से दबाना शुरू कर दिया। अपने पैर का अंगूठा उसके पाँव से होता हुआ ऊपर की जानिब ले जाने लगा। वो अपना पाँव पीछे करती रही। मैं फिर उसके पाँव तक पहुंच जाता। वो इस कदर नर्वस थी कि खाना ठीक से नहीं खा पा रही थी। जब से भाभी गई हुई थी, सारा काम उसी के सर पे आ गया था। अम्मा से पूछ पूछ के खाना बना लेती थी और ठीक ही बनाती थी। रात को जब सब लॉन्च में होते थे, वो किचन में बर्तन धो रही थी। मैं चुपचाप किचन में गया, फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली, गिलास में डाल के पानी पीने लगा। वो बर्तन धोने में मसरूफ थी। पानी पीने के बाद मैं उसके बिल्कुल पीछे आके खड़ा हो गया और पीछे से उसे अपने हसार में ले लिया। वो बुरी तरह से उछली। पीछे पलट के देखा तो मैं उसके कंधे पे अपना सर रख चुका था। मैंने कहा, मुझसे इतना भागते क्यों हो? शोहर हूँ तुम्हारा। कहने लगी, अवैस, मुझे छोड़े। मैंने कहा, शराफत से आज कमरे में आ जाना। वैसे भी कल भाभी और भाई वापिस आ रहे हैं, फिर तो तुम्हें मेरे साथ हनीमून पे भी जाना पड़ेगा। वहाँ क्या करोगी मदिया? अगर आज तुम मेरे कमरे में नहीं आई तो कल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। फिर मेरे साथ हनीमून पे भी जाना पड़ेगा। याद रखना, गिन गिन के बदला लूंगा तुमसे। पता नहीं क्यों मैं उससे गलत बात करता था। मेरा ये कहना था कि वो चलाने लगी। मैंने उसे छोड़ दिया। अम्मा अब्बा दोनों किचन में आ गए। कहने लगे, क्या हुआ? तो कहने लगी, वो कॉकरोच। अम्मा कहने लगी, क्या है? कहाँ है? कहने लगी, अभी यही था, पता नहीं कहाँ गया। मैं समझ गया था मुझसे खुद को छुड़ाने के लिए उसने ये सब कुछ किया है। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन भाभी और भाई भी आ गए। शादी को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन मोहतरमा थी कि मेरे ख्वाबों में ही नहीं चढ़ रही थी। सबके सोने के बाद वो लॉन्च में तकिया रख के लेट गई थी। तभी मैं कमरे से बाहर आया, उसकी कलाई पकड़ी। मैंने कहा, शराफत से कमरे में चलो। कहने लगी, मैंने नहीं जाना। अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं चलाना शुरू कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, चलाओ, शौक से चलाओ। ये कह के मैंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया और जबरदस्ती उसे कमरे में ले गया। कमरे की लाइट बंद की और उसे बेड तक लाया ही था कि भाई के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वो अम्मा का दरवाजा खटखटा रहे थे। अम्मा ने दरवाजा खोला तो वो कहने लगे, भाभी की तबीयत बहुत खराब है, अम्मा आके देखिए उससे क्या हुआ है। बात कुछ ऐसी थी कि मुझे मदिया को छोड़ना पड़ा। वो भी फौरन कमरे से बाहर निकल गई। भाभी को उल्टी लग रही थी, बेहाल हो चुकी थी। मेरी अम्मा ने मदिया से कहा, जाओ नींबू पानी बना के लाओ। वो नींबू पानी बना के लाई, भाभी को पिलाया, फिर उसे डॉक्टर के पास लेके गए तो मालूम हुआ कि भाभी उम्मीद से हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट का मशवरा दिया था। खुशी की खबर थी, इसलिए मैं भी खुश था कि चलो चाचू बन जाऊंगा। इसलिए हमारा हनीमून कैंसिल हो चुका था, क्योंकि सारे काम की जिम्मेदारी मदिया पे पड़ चुकी थी। भाभी को कमरे तक खाना भी वही देने जाती थी, संभालती भी वही थी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। पूरा दिन गन चक्कर सी बन जाती थी। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। बहुत कम उम्री में उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आन पड़ी थी। फिर उस पे मेरा इसका साथ रवैया भी अच्छा नहीं था। मुझे खुद ही पर अफसोस होने लगा। बेचारी थक जाती थी, फिर उसे सोफे पे सोना पड़ता था। एक दिन मैंने उससे कहा कि देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, लेकिन कमरे में सो जाया करो। कुछ नहीं कहूंगा तो कहने लगी, लाइट तो बंद नहीं करेंगे? मैंने कहा, नहीं करूंगा लाइट बंद। उसके बाद से मैं किचन में उसके काम में मदद भी करवा देता था। एक दिन मैंने उससे कहा, मदिया मुझसे दोस्ती करो। कहने लगी, नहीं, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी, आप अच्छे इंसान नहीं है। मैंने कहा, क्यों? मैं क्यों अच्छा इंसान नहीं हूँ? अब तो मैं तुम्हारी हेल्प भी करता हूँ। वो कहने लगी, वो तो करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। मैंने कहा, देखो, अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा ना। इसलिए कहने लगी, आप जोर से मुझे अपने साथ तो नहीं लगाएंगे? उस दिन मेरा सांस भी रुक गया था। मैंने कहा, नहीं लगाऊंगा, तुम बस मुझसे दोस्ती कर लो। कहने लगी, मेरे
करीब तो नहीं आएंगे? मैंने कहा, नहीं, करीब भी नहीं आऊंगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। वो मेरी बात मान गई। अब मुझसे बातें करने लगी, खुद बेतकल्लुफ भी हो जाती थी, हंसती भी थी। रात को जब सारे काम करके फारिग होती तो मैं उसे मोटरसाइकिल पर बाहर ले जाता, उसे आइसक्रीम खिलाकर लाता। काफी अच्छी लड़की थी। मैं अब मान चुका था कि जाने अनजाने में मैं उसके साथ गलत कर बैठा था। 9 महीने का अरसा भी गुजर गया। भाभी को एक बार बहुत दर्द उठा। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे और मधिया को भाई और भाभी के साथ जाना पड़ा। हम दोनों बहुत मुंतजिर थे कि देखो क्या होता है बेटा ये बेटी। लेकिन जब डॉक्टर ने बाहर आकर हमें एक ऐसी खबर सुनाई कि हमारे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वो कहने लगे कि मिस्टर असलम आपका बेटा हुआ है, लेकिन आपकी बीवी को हम नहीं बचा सके। ये सुनना था कि हमें अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? असलम भाई तो यूं थे जैसे सांस लेना भूल के। यही हाल मधिया का भी था। कहने लगे, डॉक्टर ये आप क्या कह रही हैं? आप बताएं ना, मेरी बीवी को क्या हो सकता है? वो तो ठीक थी। तभी वो कहने लगी कि उसका बीपी शूट कर गया था, इसलिए सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। हम पर तो जैसे क्यामत टूट गई। मधिया की, अम्मी की, सबकी बहुत बुरी हालत थी। पहली बार मेरे भाई को यूं फूट फूट के रोते देखा था। मैं खुद भी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो कैसे गया। एक तरफ मैं भाई को संभाल रहा था, दूसरी तरफ मधिया को ये खबर जब मैंने अब्बा को सुनाई तो वो भी परेशान हो गए। अम्मा अब्बा दोनों अस्पताल पहुंच गए। अभी तक बच्चा नर्स के पास था क्योंकि मैं तो उन दोनों को संभालने में लगा हुआ था। अम्मा आई तो मधिया उनके गले लग के रोने लगी। ये खबर जब भाभी के मायके में गई तो उन पे भी क्यामत टूट पड़ी। वक्त था जो गुजर गया, लेकिन हमारे घर की तो जैसे खुशियां खत्म होके रह गई थी। भाभी के बेबी को मधिया संभालने लगी। वो चुप चुप सी हो गई। उसका सारा बचपना, हंसना बोलना जैसे खत्म हो चुका था। भाई भी चुप चुप रहने लगा, बात ही नहीं करते थे। बात करते थे तो लगता था अभी रो पड़ेंगे। एक मैं ही था जो भाई को तसल्ली देता था। 2 महीने गुजर गए। मुझे लगता जैसे मधिया अपनी उम्र से काफी बड़ी हो चुकी है। रात को जब वो थकी हारी आकर बेड पर बैठती तो बेबी रोने लगता। वो भाई का बेटा था, वो उससे पकड़ के चुप करवाने लगी। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। मैंने कहा, ऐसा करो, इसे मुझे दे दो, तुम सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। उसकी आंखें नींद से भारी होती रहती थी। कहने लगी, नहीं आपसे चुप नहीं होगा। मैंने कहा, मैं इसको पकड़ूंगा, चुप हो जाएगा। उसे ऐसे ही वक्त गुजरता गया और एक दिन हमारी अपनी औलाद भी हो गई और भाई ने भी दूसरी शादी कर ली।